नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कुछ ना कुछ रोज़ हो रहा है इस भारत के अंदर। कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कभी मौसम ख़राब होता है, कभी बाढ़ आती है गुजरात की, कभी हमारे पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है, हादसे हो रहे हैं। हमारे देश पे तरह तरह की आपदाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़े ख़तरे हैं, जिसको हम रोज़ देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी हैं तो कहीं पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये सिलसिला चला आ रहा है। हम नहीं चाहते हमारी ये आदत बने, इसको रोज़ सुने, रोज़ देखें। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कोई भी भारतीय नहीं चाहता होगा कि रोज़ इस तरह की खबरें सुनी जाएं और देखी जाएं, जो विचलित कर देती हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते। हमको भी ऐसा लगता है कि शायद जो चल रहा है समय, ये जल्दी गुजर जाए, ज़्यादा अच्छा है। मैं अमन शांति की बात करने नहीं आया हूँ आप लोगों से। मैं वो बात करना चाहता हूँ जो हाल के दिनों में देखा जा रहा है। विचलित होता हूँ, दिल परेशान होता है, तो अपनी बात को मैं ज़ुबान तक ले आता हूँ। अभी जैसे कि खबर आई, बिहार में आतंक का ट्रेनिंग सेंटर पकड़ा गया। उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो ऑर्गेनाइजेशन साउथ की, केरला की है, PFI, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। वो ट्रेनिंग दे रही है, मुस्लिम युवकों को बहका रही है, लड़ने की तैयारी करवा रही है। या आखिर किससे लड़ना चाहते हैं? या आतंकवादी बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? भारतीयों के लिए बना रहे हैं ना। ये क्या हो रहा है? और देखिए, ये भी एक आई बात के एक SSP साहब थे और उन्होंने बात को कवर कर लिया, कवर करने की कोशिश करी कि वो मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। तो मार्शल आर्ट सिखाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से मुस्लिम युवकों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। PFI एक ऐसी, इससे पहले सिमी हुआ करती थी, अब वो PFI के नाम से है। अपने छद्म रूप ले लेते हैं और तरह तरह के नाम रख लेते हैं। उसके बाद वो भारत में अपने इस तरह के एजेंडे को चलाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम को लाते हैं जिसमें मुस्लिम युवकों को बहका सकें और उनको गुमराह कर सकें और देश के खिलाफ खड़ा कर दें। हमें तो ये लगता है कि हमारे कहीं एजुकेशन या तो कोई कमी रह गई है। पिछले 70 सालों से एजुकेशन का जो सिस्टम रहा, कहीं वहाँ पे गड़बड़ रह गई है। कुछ इस तरह के मदरसे जगह जगह बन गए, जगह जगह इस तरह की मजहबी वो बन गई हैं ऑर्गेनाइजेशन जो लड़कों को गुमराह करती हैं। मुस्लिम लड़कों को प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ, दीनी तालीम के साथ साथ उनका देशभक्त होना, देश की मेन स्ट्रीम में जुड़ना, देश के साथ खड़ा होना, ये बहुत ज़रूरी है। ना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आए उनको गुमराह करें। और बातों बातों के अंदर कुछ इस तरह हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि वो देशद्रोह कर बैठते हैं। उनकी ज़ुबान से निकली हुई जो बातें होती हैं, उनकी जो वाणी होती है, वो देशद्रोह की तरफ लेके जाती हैं। उनको बहुत देर में पता चलता है जब वो बहुत आगे जा चुके होते हैं। देखा गया केरला के काफ़ी हमारे युवक ISI में चले गए थे, ISIS जो बोलते हैं, सॉरी, ISIS में चले गए थे, सीरिया में लड़ने के लिए चले गए थे। वहाँ पर पता चला, पकड़े भी गए, वो पता चला भारतीय हैं वो, और सब किसके लिए लड़ने के लिए गए थे? उस आतंकवादी के लिए लड़ने के लिए गए थे, बगदादी के लिए। और वहाँ पे तो कोई हिंदू था ही नहीं, तो मुसलमानों की लड़ाई थी, आपस की लड़ाई थी। आपस कहिए या आप जो भी कहिए, मैं इसको क्या कहूँ, वो जंगें हो रही हैं। ऐसा तालिबान भी हैं और इसी तरह वो मुजाहिदीन हुआ करते थे पहले, नाम बदलते रहे। और पाकिस्तान इनका ट्रेनिंग सेंटर रहा है। बाकायदा किसी को आतंकवादी बनना है तो पाकिस्तान चला जाए। वहाँ स्कूल चल रहे हैं, वहाँ सेमिनरीज चल रही हैं, वहाँ पे पूरी एकेडमी चल रही है। हर तरह का आतंकवादी तैयार किया जाता है। उसकी हैसियत के हिसाब से, उसकी शारीरिक बनावट के हिसाब से ही कहाँ अच्छा लड़ सकता है। पूरी फ़ौज की सी ट्रेनिंग दी जा रही है उनको। इस तरह की तंजीमें, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि भारत में ऐसा कर लेंगे, तो ये उनकी सोच बहुत बड़ी गलत है। बहुत गलत सोच है और बहुत गलतफहमी के शिकार हैं कि भारत में ये हो पाएगा। माना कि 20-22 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, तो क्या हर मुसलमान अपने लड़के को, बच्चे को आतंकवादी बनाना चाहेगा? पूछो, देखिए ना, 2% नहीं मिलने वाले। घर वालों को पता ही नहीं चल पाता है
लड़का किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, शाम किन के साथ गुजार रहा है, और वो क्या सिखा रहे हैं उनको। इसी तरह एक पकड़ा गया था लखनऊ में, मलियाबाद के पास एक सेंटर पकड़ा गया था जहाँ पर बैठ करके इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही थी, और लखनऊ से भी लड़के कुछ उठाए गए थे। तो पेरेंट को भी देखना है कि हमारा लड़का, हमारा बेटा, हमारा भाई किस रास्ते पे चल रहा है। और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लड़कों को उठाती हैं, या तो बिगड़े होते हैं या घर से नाराज़ होते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनका, झगड़ालू होते हैं। तो इस तरह के बच्चे कितने % हैं। तो बुनियादी उनकी जो एजुकेशन है, पढ़ाई जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 या कहिए कि नर्सरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, उनको मदरसों में डाल दिया जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी वीडियो के अंदर, मेरे वक्तव्य में, मेरे विचारधारा के अंदर भी है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को प्रॉपर स्कूल की एजुकेशन दी जाए, साथ साथ मदरसे की पढ़ाई पढ़ा दी जाए, दीनी तालीम उनको। जब उनकी बुनियाद मजबूत कर दी जाएगी एजुकेशन के लिए, तो आतंकवादी नहीं बनेंगे, वो राष्ट्रवादी बन जाएंगे। और हम इतनी बड़ी तादाद का क्या करें, जैसे ये ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बना देते हैं, हम इसी तरह ब्रेन वॉश करके उनको हम राष्ट्रवादी बना सकते हैं। हमको अपने पढ़ाई के सिस्टम में बदलना पड़ेगा, पढ़ाई के सिस्टम को बदलना पड़ेगा। एजुकेशन का जो सिस्टम चला रहा है पुराना, उसको बदलना पड़ेगा। हमें मदरसों के अंदर जा कर के उनके ऊपर ख़ास करके हमको उनके साथ मिल करके, मदरसे की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिल करके साहब हमें पढ़ाई करवानी पड़ेगी। भारत सरकार पे इसमें कोई ना कोई फैसला मजबूत लेना पड़ेगा कि आपकी एक सेट कर दिया जाए कि बच्चे की मिनिमम पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, तब वो दीनी तालीम पढ़ेगा, तब उस बच्चे को बहकने का मौका कम मिलेगा। वो भारत को भी जानेगा, भारत के इतिहास को जानेगा। अब तो छुपा लिया गया, भारत के इतिहास को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि मेरे ऑफिस के अंदर एक शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। एक साहब आए हमसे मिलने के लिए, तो मेरी शक्ल देखे कहते हैं आपने इनकी मूर्ति लगा रखी है। तो मैंने कहा तो, अरे ये तो वो हमने ना 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 हम जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। शिवाजी योद्धा थे, उन्होंने जंग लड़ी, और किससे जंग लड़ी थी? मुगलों से। मुगल कौन थे? जो बाहर से आए थे, और वो थे जिन्होंने पूरे भारत पे कब्जा करने की कोशिश की थी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की थी। इन सब राजाओं ने उनसे जंग लड़ी थी, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे शिवाजी हों। इस तरह कहिएगा तो बहुत सारे ऐसे भी थे जिनका नाम भी नहीं आया है, लेकिन लड़ रहे थे। वो उन लोगों से लड़ रहे थे जो भारत के अंदर औरंगज़ेब जैसी सोच को लाना चाहते थे, गजनबी जैसी सोच, गौरी जैसी सोच भारत में कहाँ चलता। शिवाजी ग्रेट वॉरियर, मैंने इसलिए इनकी मूर्ति लगा रखी। तो चुप करके उठे, चले गए। मैंने कहा चाय तो पीते जाइए। कहा नहीं बस ठीक है। ये वो सोच है जो मुझसे मिलने आया था, उसकी 45 साल से 50 साल के बीच की उम्र थी। हम किस किस को बदलें? हमारी शिक्षा की जो पद्धति थी, तरीका था, जो 47 के बाद था या उसके पहले से था, इसके बाद बदला गया, उसमें बदलाव ही नहीं लाया गया। वो बदलाव लाया होता जो आज उस उम्र के लोग जो हैं वो सोच रहे होते कि भाई हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही हैं। ये PFI ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा नहीं मिल पाता, ये गुमराह ना कर पाते। गलियों में जा जा के ये पढ़ाते हैं पाठ, उन लोगों को लड़ना सिखा रहे हैं। किससे लड़ना सिखा रहे हैं? अरे हम अपनों से लड़ रहे हैं लड़ाई, हम अपनों से जंग लड़ रहे हैं। अगर आप तैयारी करें तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी तैयारी कर रही है भाई, अब वो भी करें। पहल कौन करता है? जरा ध्यान दीजिएगा, इतिहास उठा के देख लिए पहल कहां से हुई। हमले हुए हैं, भारत ने कभी हमला किया नहीं। भारत में हमेशा हमले हुए हैं। ये एक तरफा बात ना समझिएगा, मैं किसी लाइन पे पर्टिकुलर बोल रहा हूं, मैं किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं, मेरी स्टडी है वो मैं देख रहा हूं। और ईमानदारी की बात करिएगा तो वीर सावरकर जी की किताब है, उसके अंदर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर, तो उन्होंने तो काफ़ी कुछ मुस्लिम राजाओं, मुस्लिम ताल्लुकादारों के बारे में लिखा जो लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, उनकी तारीफ़ें करी हैं। ईमानदारी बरती थी वीर सावरकर जी ने। और मुसलमानों को क्या कहा गया, क्या समझाया गया? वीर सावरकर को अजीब नज़र से देखता मुसलमान। वो शायरी करते थे,
उर्दू में उन्होंने गज़लें लिखी। कितने मुसलमान जानते हैं कि वीर सावरकर ने गज़लें लिखी और शायरी करी उर्दू में। तो नफ़रत का बीज बोया गया था, वो सिलसिला आज भी जारी है। शक्लें बदल गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम बदल गए हैं, निकल के फूट फूट के वहीं से आ रहे हैं लोग। और मौका पीछे सरकारों ने दिया, चाहे वो 35 से लगी हो, पूरा मौका दिया गया था शेख अब्दुल्ला साहब को कि वो अपना झंडा रखें, कश्मीर का अपना संविधान होगा और वो किसी की नागरिकता तय करेंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना ब्लंडर मिस्टेक की गई थी कश्मीर के मामले में। 370 तक ठीक था, लेकिन 35 से जब लगाई गई, वो बहुत ही बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा हमने कितने साल झेला है और अब जाकर के निजात पाई है। 370-35 से कश्मीर से हटी। तो इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ भी थी, जैश ए मोहम्मद और फलानी और धमाकी कितनी थी। किस तरह का आतंक मचाया। कश्मीरियत कश्मीरियत कश्मीरियत, आप कह रहे हो कितने 100 साल से कश्मीरियत थे भाई, 1000 साल तो नहीं हुए भाई। जरा बताएं ना कि वैली के अंदर मुसलमान पहुंचा कब था? वो तो हिंदू पहले से था, हिंदू पहले से था, अफगानिस्तान तक के हिंदू था। और आगे जाइए कि खुरासान जिसे कहते हैं, वो भी मैंने पढ़ा है, वहां भी था। बात यहां हिंदू मुसलमान की नहीं, बात यहां पे इस टाइम देश की हो रही है। मैं देश की बात कर रहा हूं। जब कहते हैं कि आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, तो हमारे पास जवाब नहीं होता है। 100 में से 95 आतंकवादी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से मुस्लिम होते हैं। और वो हमारे मुल्क में नहीं, वो अपने अरबों में देख लीजिए, वहां भी हैं। आप मिडिल ईस्ट के अंदर देख लीजिए। मैं तो उस दौर का हूं जो मैं मिडिल ईस्ट में मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। वो ऑर्गेनाइजेशन कहां चली गई भाई? नाम बदले गए। वो ब्लैक सितंबर, ब्लैक फ्राइडे, अल फतह, PLO बाद में आई। उससे पहले हाईजैकिंग इन लोगों ने शुरू करी। अरे वर्ल्ड के अंदर हाईजैकिंग इंट्रोड्यूस करने वाले मुस्लिम टेररिस्ट थे। शुरुआत उन्होंने करी। इससे पहले कहां हाईजैकिंग हवाई जहाज की हुआ करती थी? कहीं आप किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं ऐसा होना चाहिए ना। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है यहां से जुड़ा है, यहां से वाबस्ता है भारत से, इसी धरती से। जब आप अपने को कहते हैं कि भारत हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, तो भारतीय बन के रहिए ना। मैं उन मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं जो वाकई में रियली वो अपने को भारतीय कहते हैं और उसे शाना बशाना मिलाकर चलते हैं। मैं उनको कह रहा हूं जो PFI जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, या इस तरह की मिलती जुलती कई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। और मुसलमान गुमराह बहुत आसानी से हो जाता है। वो कहिए कि मज़हब के अंदर है, मज़हब पहले है, मुल्क बाद में है। जब मज़हब पहले है तो मुल्क बाद में है, तो फिर मुल्क की चाहे ऐसी तैसी हो जाए। नहीं, यही गलत है। मेरी एक पिछली वीडियो थी, मैंने उसमें ही कहा था, जिस पे शरिया के लिए ज़िद हो रही, शरिया के लिए ज़िद हो रही है। ठीक है, तो आप शरिया बना लीजिए। शरिया से ही चलना चाहिए फिर मुसलमान को, शरिया ही उन पर नाफिज कर देनी चाहिए। पैनल कोड से कोई मतलब नहीं है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता उस लाइन को। लेकिन जब मैं देखता हूँ जो खबरें आती हैं वो ठीक नहीं है। वो उन घरों के लिए, उन घरों में जहाँ 1-2 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से, उनका बाप नहीं है जिंदा, वो कम उम्र का लड़का जो है वो कुछ कमाता है जा करके और घर में अपने माँ और बहन के ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उनका पेट भर रहा है। आप उसको PFI का एजेंट बना करके आप उसका इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट, और मजबूरी में बन जाता है। वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर से भी टेररिस्ट भेजे गए, जब उनका देखा गया इतिहास तो इसी लाया गया कि मर गए तो घर में 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा। वो कसाब ने भी स्टेटमेंट यही दिया था। ये क्या है ये? हम तो कहते हैं भारत सरकार को कि PFI पे क्यों नहीं अब तक के बंदिश लगाई गई, उसको बैन क्यों नहीं किया गया। और PFI जैसी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी बैन करिए। जो टेररिज्म फैला रही उनको भी बैन कर दीजिए, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं की भी हो। देश में अमन आना चाहिए, खुले हवा में सांस लेना चाहिए। हम तो अपनों से लड़ रहे हैं भाई। मरहूम हमारे CDS साहब बिपिन रावत जी,
मैंने कई वीडियो में मैंने उनको कोट किया कि उन्होंने कहा था मैं 2.5 युद्ध से लड़ रहा हूँ, हम लोग 2.5 युद्ध से लड़ रहे हैं। उनका कहने का मतलब था एक हम उत्तर की सीमाओं में दुश्मन है जिसको हम जानते हैं चाइना, एक हमारे पश्चिम की सीमा पर दुश्मन है पाकिस्तान जिसको हम जानते हैं। लेकिन आधा जो है हमारा दुश्मन जो भारत के अंदर है उसकी हम शक्ल नहीं जानते, लेकिन हमारे में से हमारा दुश्मन है जिससे हम लड़ रहे हैं। आधा युद्ध हम अपने मुल्क के अंदर लड़ रहे हैं, हम अपनों से लड़ रहे हैं। अपनों से जब जंग होगी तो भी युद्ध तो करना ही पड़ेगा ना। वो सरकार चाहे एक्शन ले या कोई ले। रही बात कि अवाम को नहीं खड़ा होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि उसमें किसी भी धर्म के किसी पंथ का हथियार लेके सड़क के ऊपर आए। हमारे मुल्क का क्या हाल होगा। विदेशों में हमारी बनी बनाई इज्जत ख़त्म हो जाएगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल मटियामेट हो जाएगी। किस मुश्किल से संभाला गया है। हमारी इस वीडियो में कई लोग नुक्ताचीनी करेंगे, हमें उल्टे सीधे कमेंट आएंगे, हमें पता है, लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारे कई एक हैं मित्र हैं, कई हमारे मिलने वाले हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी, वो बार बार नारा देते हैं कि गृह युद्ध की तरफ भारत जा रहा है, गृह युद्ध होने जा रहा है, गृह युद्ध होने। कहाँ गृह युद्ध होने जा रहा है? ये क्या फालतू का अफवाहें फैला दी गई गृह युद्ध होने जा रहा है। भारत इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है, ना हमारी सेना है ना हमारी सरकार है। कहेगा गृह युद्ध? किससे गृह युद्ध होगा? कौन करेगा? गृह युद्ध के मुहाने खड़ा है, गृह युद्ध के मुहाने। अब किसको डरा रहे हो भाई? कुछ लोग तो वो बोलने वाले बोल रहे हैं जिनको ज्ञान कुछ भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है। वो प्रैक्टिकली उन्होंने जाके कोई वॉर जोन भी नहीं देखा, प्रैक्टिकली उन्होंने कभी कोई दंगे भी नहीं देखे होंगे, और ये कहते हैं कि गृह युद्ध होगा। आपको लगता है कि मुसलमान हिंदू जाकर सड़कों में खड़ा होकर गृह युद्ध करेगा? हमें इसमें भी साजिश की बू आती है। ये कौन है जो इस तरह की बातें कहलवा रहा है? मैंने बहुत अच्छे से देखे, मैंने बहुत जगहें देखी भी है, मैंने खूब देखा है मिडिल ईस्ट, कायदे से देखा, प्रैक्टिकली देखा है, और भारत भी देखा हमने। यहीं पल के बड़ा हुआ हूँ, यहीं किसी धरती से नहीं पैदा हुआ हूँ। एक मजबूत सरकार है, मजबूत इरादे वाले लोग हैं, सरकार को मजबूत करना चाहते हैं, मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं। आप कहते हो गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। हाँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करिए, उनको बैन करिए, उनको बंद करिए, उसका जो लीडर है उसको बंद करिए, परमिशन ना दीजिए किसी भी टेलीविजन पर घर बैठे। अभी बिहार के अंदर ये इस तरह का सेंटर पकड़ा, ये अच्छी वो नहीं है, जो खबर आई है वो अच्छी नहीं है। इस तरह बहुत सारे चल रहे होंगे, इनको बंद करना होगा। बस मुझे इतना ही से कहना था। थोड़ा विचलित हो जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, मुझे मालूम इसके अंदर नाम बदल बदल के आकर मुझे कमेंट करेंगे हमारे ही लोग। आपने हिंदुस्तान का ठेका नहीं ले रखा है, दूसरे को भी ज्ञान है। मुसलमानों के लिए तो इस मुल्क में रह करके वफादारी के साथ मेन धारा में जुड़ करके, मेन स्ट्रीम में जुड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके काम करना होगा, देश को जोड़ना होगा। मुसलमान कर सकता है, मुझे पता है, कमिटेड है, करता है, करना चाहिए। जब कोई बयान आता है, मैं यहाँ पे ज़रूर लूँगा, 30 सेकंड और लूँगा, जो श्री मोहन भागवत जी का बयान आया था मुसलमानों के लेकर। मुसलमानों के बिना हिंदुत्व कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। इसको मिस इंटरप्रेट किया गया, लोगों ने उसको गलत से कुछ कहा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनकी बात को समझ ही नहीं पाए। एक तरफ तो आप कहते हो कि 90% कन्वर्टेड हैं। जब कन्वर्टेड हैं, मुसलमान बना दिए गए हिंदू, औरंगज़ेब का दौर हो या मुगलों का दौर रहा हो, तलवार की नोक पर मुसलमान बना दिए गए, तलवार की नोक पर आपको शलवार आपको पहना दी गई, तलवार की नोक पर आपको ये कर दिया गया, तो मुसलमान बन गए ना। जब मुसलमान बन गए थे तो पहले हिंदू,
जो डीएनए किसका हुआ? हज़ारों साल का उस सनातनियों का तो डीएनए है ना, जिसमें मोहन भागवत ने गलत क्या कहा था। श्री मोहन भागवत की बात को तो मैं सही कहता हूँ यार, तो डीएनए तो जो कन्वर्टेड मुसलमान है, डीएनए तो यही काम का हज़ारों साल का है, तो सही कहा उन्होंने। इसमें गलत क्या किया? कितने परसेंट आए थे मुसलमान? कितने घोड़े में बैठकर आए थे दरिया सिंध को पार करके, सिंध नदी से? कितने मुगल आए थे, कितने बचे थे, कितने मर गए थे? राजपुताना ने, मराठों ने तो पूरे उड़ा के रख दिए थे, जितने फौजी थे। आखिर में मराठाओं की नौकरी करने लगे थे जाके खुद ही फौजी मुसलमान। शिवाजी के भी फौज में थे मुसलमान, नौकरी करते थे घर रोटी ले आने के लिए। आए कितने थे? है तो सब हिंदुस्तानी, है तो सारे भारतीय, भारत का खून है ना, डीएनए भी यहाँ का है। बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।